तीसरे चरण में 93 सीटें गई। कर्नाटक की 14 सीटें, जिसमें 2014 में 11 मिली थी बीजेपी को, 2019 में 14 और 2024 में मजबूत स्थिति में, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीजेपी मजबूत स्थिति में। असम में 4 सीटें गई थी, 2014 में 1 थी, 2019 में 1 थी। इस बार बीजेपी के लिए कठिन सीटें हैं, पर इस बार बीजेपी अच्छी टक्कर में है, तो यानी बढ़ा सकती है, स्कोप कुछ नजर आ रहा है, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट्स है। बिहार में 5 सीटें गई थी, 14 में 1 सीट मिली थी, 19 में 5। अब की बार 2 सीटों पर कड़ी टक्कर है इंडिया अलायंस के साथ, तो यानी ये 5 कम होगा ज्यादा होगा। और यशवंत जी ने अभी कहा बैटल ग्राउंड स्टेट बिहार है, इस पर सबकी नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ में 7 सीटें, 6 गई थी बीजेपी को दोनों चुनाव में। इस बार भी बीजेपी इन 6 पे मजबूत स्थिति पर है। इसके बाद चले गोवा, 2 सीटें, 14 में 2 मिली थी, 19 में 1। इस बार 1 सीट पर कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला है, तो ये बढ़ेगी कम होगी देखने की बात है। गुजरात की 25 सीटें, 9 सीटें मध्य प्रदेश में, 8 मिली थी 2014 में, 2019 में 9। इस बार भी बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में। महाराष्ट्र की 11 सीटें, 2014 में 6 मिली थी, 2019 में 8। इस बार 5 सीटों पर इंडी गठबंधन और एनडीए की कड़ी टक्कर है। इनमें क्या होगा क्या नहीं, शायद सांस रुकी हुई है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें तीसरे चरण में जो गई थी, 7 मिली थी 2014 में बीजेपी को, 8 2019 में। इस बार 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दे रखी है 2019 के मुकाबले इस चुनाव में। और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों में 2014 में तो 1 भी नहीं मिली, पर 2019 में 1 मिली थी। इस बार बीजेपी की इस स्थिति कमजोर है इस सीट पर, और क्या उलटफेर होने वाला है ये देखने की बात है। और यूनियन टेरिटरीज का आप देख लें, 1 सीट गई थी और ये रुझान है। तो मैं राजकुमार भाटी जी आपसे पूछना चाहती हूं, तीसरा फेज वो फेज है जिसमें वोट जिहाद की एंट्री हो गई थी, तो जब ज्वार नहीं नजर आ रहा और भाटा भी नहीं नजर आ रहा, तो वोट जिहाद शुरू कर दिया। नावका जी, मैंने आपका और यशवंत देशमुख जी का विश्लेषण बहुत ही गौर से सुना, एक एक शब्द, और बहुत सुंदर विश्लेषण किया दोनों ने। ककाफी हद तक निष्पक्षता इसमें बरती है, और आपने मुद्दे भी बताए कि कौन से चरण में क्या मुद्दा, बहुत अच्छा लगा। आज तो आपने हमें निष्पक्ष कह दिया, तो मैं आपको सैल्यूट कर रही हूं स्टूडियो से। ऐसा आप कभी कहते कम ही है। नहीं देखिए, जो मुझे ईमानदारी से निष्पक्षता नजर आई, मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूं। आपने बहुत सुंदर एक एक चरण का लगभग सत्यता के नजदीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो उसका अर्थ निकाला है, कोई भी इसे दोबारा सुन के अर्थ निकाल सकता है। इसका लब्बोलुआब ये निकलता है पूरे विश्लेषण का, यशवंत जी का भी और आपका भी, कि इसमें जो भी नुकसान हो रहा है वो एनडीए को हो रहा है, और जो भी फायदा हो रहा है वो इंडिया गठबंधन को हो रहा है। वो हमें उम्मीद है कि ज्यादा फायदा होगा। आपके विश्लेषण में दोनों के में थोड़ा कम दिखाई दिया। एक आपने शब्दों का हेरफेर थोड़ा सा जरूर किया कि ये इन चीजों पे तो बीजेपी मजबूत है, और यहां जो है इंडिया गठबंधन टक्कर दे रहा, समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, या कांग्रेस। कुछ सीटों पे हमें भी मजबूत बता देते तो हमें भी अच्छा लगता, हमारा दिल भी खुश हो जाता कि भाई हम भी कहीं कहीं मजबूत हैं। वो भाटी जी इसलिए क्योंकि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल नहीं है, किस तरफ जा रहा है मैं बता नहीं सकती। जी जी जी, नहीं मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जैसा कि आपने मुद्दे की बात की, तो मुद्दे पे अगर हम देखें तो माननीय मोदी जी ने जब शुरुआत हुई थी चुनाव की, तो सबसे पहला मुद्दा ये उठाया था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के दफ्तर में तैयार हुआ है। यानी मुस्लिम लीग से शुरू हुए, फिर मंगलसूत्र आया, फिर मछली आई, फिर मुगल आए, फिर मुसलमान आए, अब मुजरे पे पहुंच गए। बीच में भैंसें भी आई और पता नहीं घर भी आए, बिजली भी आई कि आपके घर में बिजली लगी है वो छीन ले जा, कांग्रेस बंद कर देगी, कनेक्शन खत्म कर देगी, अंधेरा कर देगी। तो ये जरूर हमें लगता है कि चरणबद्ध तरीके से, चरण वाइज माननीय मोदी जी कुछ परेशान दिखे, एनडीए के नेता परेशान दिखे, और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखी, जिसकी सफाई अजय आलोक दे रहे थे कि मोदी जी तो कभी बैकफुट पर जाते नहीं है। बैकफुट पे तो
अब वो अलग बात है कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, वो तो अवतरित हुए हैं। लेकिन जो अवतरित हुए थे पहले, उन्हें भी कभी कभी बैकफुट पर जाना पड़ता है। रणछोड़ नाम दिया जाता है श्री कृष्ण भगवान को, जो बहुत बड़े लोकनायक हुए इस तरह की बात भाटी जी, राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, काउंटर आ रहा है आपके लिए अजय आलोक जी। घटिया और फुहर भाषा बोलेंगे आप। मैं अपने विचार रखूंगा अजय आलोक, आपके तो रखूंगा नहीं। फुहर भाषा मत। श्री कृष्ण जी को रणछोड़ नहीं कहा जाता। बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए थे, ये विचार है आपके। यार घटिया वटिया ऐसे स्तर क्यों गिराते हो? पहली बात तो आपके ये स्तर क्यों गिराते हो? आपका बदल गया, ये क्यों स्तर गिराते हो? देना शुरू किया, समाजवादी पार्टी का एक बार भी नाम नहीं लिया, कांग्रेस के ही नाम लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए क्या आप? अपने घोषणा पत्र का बात नहीं कर रहे, कांग्रेस के घोषणा पत्र पे आ गए और राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं फुहड़ वाली, और आप उम्मीद करते हैं कि मैं सुनूंगा? अरे समाजवादी पार्टी की बात कीजिए ना, 4 कंधे नहीं मिलेंगे उठाने के लिए, ठीक है ना? पिछले बार तो 5 आ गए थे। ये भी भाषा मैं नहीं चाहूंगी कि रहेगी। आज एनालिसिस कर रहे हैं, आज एनालिसिस कर रहे हैं, तो भाषा पे ना जाएं तो बेहतर है। दोनों तरफ भाषा दोनों तरफ से अमर्यादित रही है। लेकिन मैं संजय जी से पूछना चाहती हूँ। संजय जी, जब आप देखते हैं इस चुनाव को, एक वाक्य बोलने की अनुमति आप कृपया मुझे दे दें। ठीक है, एक वाक्य जी, एक वाक्य बोलने की अनुमति देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर अजय आलोक से उम्मीद कतई नहीं करता वो गली के छिछोरों की भाषा बोलेंगे, जो सौदे टाइप लोग होते हैं ना, पान के खोखे पे खड़े होते हैं। तो आपने बोली है उनकी मैंने कौन सी आपत्तिजनक बात कह दी जिसपे आप बाहर हो रहे हैं? चलिए, जिनके पास कोई अच्छा शब्द नहीं है, 6 फेज में, 6 चरणों में अगर आपके बीच की जो ये दोनों तरफ से तू मैं चल रही थी, अब तक नहीं खत्म हुई, तो अब कहां खत्म होगी? अब तो एक ही चरण रह गया है भाटी जी। ठंडा पानी आप भी पिए, ठंडा पानी अजय आलोक जी भी पिए। लेकिन संजय जी, मैं वापस उसी मुद्दे पर आती हूं। वेव इलेक्शन नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ योगेंद्र यादव जी हैं, एक तरफ है प्रशांत किशोर जी, कुछ इंटरनेशनल सेफोलॉजिस्ट भी हैं। सेफोलॉजी के हिसाब से आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? और अब तक जो हमने देखा है उसमें आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि डिसएडवांटेज इतना बड़ा है, सुनामी है, ज्वार है, भाटा है, तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया यशवंत जी ने, आप कैसे देखते हैं? नाविका जी, मुझे कहीं भी नहीं लगता कि ये वेव इलेक्शन है। वेव का मतलब शायद पूरा झुकाव वोटरों का एक तरफ होता, लेकिन यूं कहूं कि अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी तरंगें दिख रही हैं। कोई एक तरंग पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, तो दूसरी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। छोटे छोटे मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। राम मंदिर का मुद्दा मुझे देश भर में दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा लगता था जनवरी के महीने में कि राम मंदिर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसके सहारे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ऐसा भी लगता था कि धारा 370 का एक बड़ा मुद्दा हटाया जाना एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन ये दोनों मुद्दे जो बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ी एडवांटेज दे सकते थे, ये दोनों मुद्दे बड़े मुद्दे बनते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़े। इसी के लिए एक वेव इलेक्शन जैसा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं लगता कि बड़ी संख्या में मतदाता एक किसी खास मुद्दे के सहारे की एक पार्टी को वोट कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, जैसा मैंने जिक्र किया, अलग अलग छोटे छोटे मुद्दे हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है बड़ी संख्या में 14 और 19 के चुनाव में हमने देखा, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने पहले ही वोट किसको देना इसका मन बना लिया था। पहले से तय था कि मुझे एक फला पार्टी को वोट करनी है, और निश्चित है 19 और 14 का जिक्र करेंगे तो वो बीजेपी थी। इसी के लिए एक वेव दिखाई पड़ता था। लोगों में उत्साह बहुत पहले से था, उसकी कमी दिखाई पड़ती है इस बार। मुझे लगता है उन मतदाताओं की तादाद बढ़ी है जो बाद में मन बना रहे हैं, जिन्होंने बाद में अपना मन बनाया है। इसी कारण हमें वेव नहीं दिखाई पड़ता। तो अगर 2019 वाली स्थिति नहीं दिखती है, और 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए एक वेव था, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लोगों में उत्साह, उमंग, बड़ा जोर शोर था, और वैसी स्थिति अगर नहीं दिखाई पड़ती है तो कुछ न कुछ मुझे लगता है बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है, या उसकी कहूं पूरी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। और नुकसान